नमस्कार। हिस्ट्री ऑन मैप के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। दोस्तों, लगातार आप हिस्ट्री ऑन मैप के कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अब भारत के तमाम सारे जो ऐतिहासिक जगहें हैं उनको आप मैप में ठीक तरीके से पिन करना या पॉइंट करना सीख गए होंगे। और आप में से बहुत सारे लोग अब भारत का नक्शा भी पहले से बेहतर बनाने लगे होंगे। कितने लोगों ने हिस्ट्री ऑन मैप में मैप देख करके मैप बनाना पहले से ज़्यादा सुधार किया है? मैं उन सभी लोगों के जो व्यूज़ हैं या फिर उनके सभी लोगों के जो इस मैप के जो कार्यक्रम हैं उसके संदर्भ में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइए। आपके जो भी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आए हैं उसके बारे में आप ज़रूर बताएँ। चलिए लेक्चर की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बहुत 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 विशेष खबर के साथ। वो खबर ये है कि एक स्टडी आईक्यू की तरफ से एक बहुत ही आप लोगों की सहायता, वैसे भी हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं हमारे यहाँ पे जो भी जिस प्रकार के भी कोर्सेज हैं, मतलब आईएएस के हों या फिर यानी कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हों या फिर स्टेट पीसीएस के हों या फिर जुडिशरीज के हों या किसी के भी हों, आप सब लोगों को बहुत ही हाईली अफोर्डेबल प्राइस पे चीज़ें उपलब्ध होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर उपलब्ध कराते हुए देते हैं। लेकिन फिर से आपके समक्ष और ज़्यादा उसको अफोर्डेबल करने के लिए ग्रेट लर्निंग डेज सेल जो है वो आपके लिए ओपन हो चुके हैं। और जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि P2I का यानी कि प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक का न्यू सीजन का जो हिंदी बैच है जो 2025-26 के लिए चल रहा है, उसमें अभी हाल ही में 26 यानी कि कल ही जो है ये बैच एक शुरू हुआ है 26 जून को, और ये शाम को 6 बजे बैच शुरू हुआ है। शाम को 6 बजे, ठीक है, शाम को 6 बजे एक बैच की शुरुआत हुई है। उस बैच में यदि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब विरद लाइव कोड लगाने से आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। और ये बैच जो अभी 30,000 का था, ये अब आपको 25,999 यानी कि तकरीबन 26,000 में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो 4,000 रुपए का बिगेस्ट डिस्काउंट अभी आपको यहां पर मिलने वाला है अगर आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में पॉलिटी विषय के साथ ललिता दहिया मैम ने बैच की शुरुआत करी है। इसमें मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा। आप हमसे इतिहास पढ़ने के लिए इस बैच में जरूर जुड़िएगा। इस बार इतिहास के जो क्वेश्चंस आए थे वो सब हम लोगों के पेड बैचेस से आए, जो हम लोगों ने पेड बैचेस में पढ़ाई हैं। इसके लिए आप मैं YouTube में भी कुछ उसके कटआउट्स डाल दूंगा जिससे कि आपको पहचान आ सके कि हाँ ये आपको पेड बैचेस में पढ़ाए गए हैं। तो सब कुछ आपका वहां से प्रिपेयर होगा। बहुत ही शानदार बैचेस चलते हैं। 30 जून तक इसमें एडमिशन लेने की लास्ट डेट है, इस बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट, और 30 जून ही इस ऑफर के खत्म होने की लास्ट डेट भी है। इसकी वैलिडिटी भी 30 जून तक ही है। इसलिए ध्यान रखिए, 30 जून का इंतजार नहीं करना है आपको। जल्दी से जल्दी 2025 के लिए वैसे भी समय निकलता जा रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी इसमें जुड़ें। इतना बड़ा डिस्काउंट 4,000 रुपीज का डिस्काउंट अभी मतलब हाल फिलहाल में कभी नहीं आया। 1,000 1,500 तक का तो आता रहा है। 4,000 का डिस्काउंट पहली बार यहां पर आ रहा है। खुद भी इसमें एडमिशन ले और अपने मित्रों को भी बताएं कि इससे बड़ा डिस्काउंट आने वाला है नहीं जल्दी जल्दा। तो विरद लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना है और इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। मतलब आपको इसमें बुक्स वगैरह 18 किताबों के सेट आपके घर पहुंचाए जाएंगे और एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जो कुछ भी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रीलिम्स की अलग से तैयारी करने के लिए मिलेगा, मेंस की तैयारी अलग से करने के लिए मिलेगी। मेंस की तैयारी के लिए अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हो तो हम आपको निःशुल्क आवासीय सुविधा भी देंगे। अपने खर्चे पर दिल्ली जैसे शहर में आप सोचिए, आपको रहना खाना फ्री सब कुछ रहेगा और मस्त एकदम माहौल में पढ़ाई करना है आपको। तो ये सारी चीजें उपलब्ध रहेंगी। ये बैच आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने आपकी इसकी जानकारी शुरुआत में दे दी। चलिए अब हम हिस्ट्री ऑन मैप की तरफ बढ़ते हैं। नक्शे पर भारत को दिखाते हुए उसके इतिहास को बताने का प्रयास करेंगे। तो आपका जो हिस्ट्री ऑन मैप, ये आपका प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आज हम लोग तुगलक वंश पढ़ रहे हैं। तुगलक वंश में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक की। तुगलक, आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं और यहां पर लिखता हूं कि अगर आपको स्टडी आईक्यू पे कुछ भी परचेज करना है और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको क्या करना है, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस कोड के इस्तेमाल से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट निस्संदेह निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। चलिए आज हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने जाना
सुना, सीखा, समझा, मैप में उसको ड्रॉ किया। एक बहुत बड़ा सा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था उसके शुरुआती चरण में, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम चरण तक उनका साम्राज्य जो है वो सिमट करके रह गया। एक मतलब तकरीबन आधा साम्राज्य सिमट गया। अब आगे फिरोज शाह तुगलक की कहानी है। फिरोज शाह तुगलक तकरीबन 1351 में गद्दी पर बैठते हैं। तो हम जब बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक की, तो तकरीबन 1351 में ये गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम उनकी जगह पर गद्दी पर बैठें, वो अपने आप को बचा रहे हैं गद्दी पर बैठने से। इसी बीच जो मोहम्मद बिन तुगलक जो हुआ करते थे, उनकी एक बहन थी जिनका नाम था खुदाबंद ज़ादा। ठीक है, उनकी एक बहन थी जिनका नाम था खुदाबंद ज़ादा। तो खुदाबंद ज़ादा जो हैं, उन्होंने अपने बेटे को, जो कि इनका बेटा हुआ करता था डाबर मलिक नाम का इनका बेटा हुआ करता था, और ये नाबालिग बेटा था। इस नाबालिग बेटे को इन्होंने क्या किया, गद्दी पर बैठाया। इस नाबालिग बेटे को गद्दी पर बैठाया और गद्दी पर बैठा करके उनकी जगह पर संरक्षिका के तौर पर इन्होंने शासन जो है वो करना शुरू कर दिया। लेकिन जो दिल्ली दरबार के जो सरदार हैं, उन सरदारों ने डाबर मलिक को एक्सेप्ट नहीं किया। तो डाबर मलिक एक्सेप्ट नहीं हो सके, तो इनकी जगह पर एक ख्वाजा जहां नाम के व्यक्ति हैं, ख्वाजा जहां, ठीक है, ख्वाजा जहां नाम के एक व्यक्ति हैं। इन्होंने गियासुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया। लेकिन गियासुद्दीन को भी सरदारों ने बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया नहीं। बाद में सरदारों ने फिरोज शाह तुगलक से रिक्वेस्ट करी है कि आप गद्दी पर बैठें, आपको ही गद्दी संभालना चाहिए, इसलिए वो गद्दी पर बैठे। हालांकि बाद में सरदारों ने गियासुद्दीन को गद्दी पर बैठाने वाले व्यक्ति जो ख्वाजा जहां हैं, इनको मार भी डाला, इनको जो है इनकी हत्या कर दी गई। बहरहाल ये तो इनके गद्दी पर बैठने की कहानी है। लेकिन जब ये गद्दी पर बैठे हैं तो मैप में हम फिरोज शाह तुगलक की विजयों को लोकेट करेंगे और उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी हमें मैप बनाने की। तो चलिए हमारे साथ शुरू कीजिए मैप बनाना। मैं अक्सर आपको पश्चिम से भारत का नक्शा बनाने के लिए बोलता हूं, और जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आधुनिक भारत का जो नक्शा है उसको बनाने की कोई खास आवश्यकता होती नहीं है, पर अगर आप बनाएंगे तो प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी, वो एक विधिवत जरूर बात है। तो चलिए नक्शे को ड्रॉ करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के लिए नक्शे को ड्रॉ करते हैं और पश्चिम भारत से जो गुजरात वाला इलाका है वहां से शुरुआत करते हैं। तो ये आपको इस तरीके से सीधे नीचे दक्षिण की ओर आना है और फिर यहां से आपको हल्का सा कट देते हुए और ये राइट की ओर मुड़ जाना है। इस तरीके से आप राइट की ओर मुड़ते हुए आप थोड़ा इधर चले जाए तो ये आपका एक नक्शा तैयार हुआ। इसके बाद आप उत्तर भारत का नक्शा बनाने चलेंगे तो आपको यहां से गुजरात का नक्शा लेना है और थोड़ा सा ऊपर जाकर के इस तरीके से एक ओवल शेप में राउंड करना है। फिर यहां से अंदर की ओर जाकर के बाहर निकलना है और बाहर निकल करके ये आपको जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है वो बनाते हुए नीचे की ओर ड्रॉ होते हुए आ जाना है। फिर आपका यहाँ पर नेपाल हो जाएगा, नेपाल के बाद सिक्किम, भूटान के लिए थोड़ी सी जगह छोड़िए, पूरब की तरफ जाइए और इस तरीके से नीचे की ओर आते हुए इसको मिला दीजिए। समथिंग लाइक दिस, ये आपका एक मैप तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, आप इसे कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा पश्चिम भारत भी लेना है तो हम अगर सपोज दैट यहाँ से पाकिस्तान को जोड़ना चाहें तो पाकिस्तान जो है वो कुछ इस तरीके से जुड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप ऐसे जोड़ सकते हैं और इसको लास्ट में इधर एम शेप में आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। एक नदी यहाँ से गुजरती है जिसको अगर आप मैप में बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सपोज ये एक नदी बह रही है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इसकी कई सारी ब्रांचेस हो जाती हैं अलग अलग, तो मान लेते हैं कि ये कोई ये आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, और सिंधु नदी जब आपने बनाई है तो इसके अलावा ये जो मैदानी भाग है इसमें दोआब रीजन जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोआब रीजन में आप थोड़ा गंगा को बना लीजिए, गंगा की भी यहाँ पर सहायक नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और मतलब सहायक क्या, ये सहायक नदी के तौर पर तो ये यमुना है और यहाँ पर इसकी ब्रांचेज हैं, यहाँ पर भी इनकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन आपका एक मैप बनता है जिस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे कहीं पे आपको दिल्ली का शासन देखने को मिलेगा। तो भैया यहाँ कहीं आप हैं दिल्ली में, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए दिल्ली, ये दिल वालों की दिल्ली यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है जी,
तो ये आपको दिल्ली देखने को मिल गया। अब मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि जो फिरोज शाह तुगलक है, इसकी जो विजयें हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके ऊपर आइए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। एक नया पेज यहां पर ओपन कर लेंगे हम, ठीक है, और उस नए पेज में ये वाला जो पोर्शन है ये मैं हटा दूंगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा ठीक ठाक तरीके का एक एरिया मिल जाएगा डिस्कशन करने का, पढ़ाई करने का। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि फिरोज शाह तुगलक की विजयों के ऊपर आइए चर्चा कर लेते हैं। तो इनकी कुछ विक्ट्रीज हैं, इनकी कुछ विजयें हैं, इनकी कुछ विजयें हैं, उन विजयों के ऊपर आइए एक नजर डालते हैं। और इनकी विजयों में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे बंगाल की विजय के ऊपर, ठीक है। तो बंगाल मतलब ये पूर्वी हिस्सा जो है ये आपका बंगाल है, ठीक है। आइए बंगाल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बंगाल पर जो इनकी विजय आपको देखने को मिलेगी वो थोड़ी लंबी है, 1353 से 1360। पर क्या सच में ये विजय है? विजय की बजाय हम यहां पर एक पॉइंट लिखें, विजय अभियान, या फिर इनके जो अभियान रहे, कैंपेन्स जो हैं, अभियान, वो ज्यादा अच्छी हेडिंग रहेगी। क्योंकि कुछ जगहों पर ये विजय करने के लिए निकले हैं लेकिन विजित हुए नहीं है, या विजय उन्होंने हासिल नहीं करी है। इन्हीं में से एक आपको देखने को मिलेगा बंगाल। तो यहां पर आप बंगाल वाला एरिया मान के चलेंगे भाई, है ना, ये वाला आपका बंगाल वाला एरिया है, यहां पर आपका ये बंगाल है। और ये जो बंगाल वाला इलाका है ये पूरा का पूरा, इस तरफ जो बंगाल का इलाका आपको देखने को मिल रहा है, इसी बंगाल के इलाके में शासक थे, राज्यपाल थे, स्वतंत्र राज्यपाल थे, जिनका नाम था इलियास खान। इलियास खान का नाम अभी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। इस तरफ कहीं पर आपको एक इकदाला फोर्ट देखने को मिलेगा, इकदाला फोर्ट, इकदाला किला, ठीक है, एक किला देखने को मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकदाला किला। तो इकदाला किले में ही ये इलियास खान जो थे यहाँ के गवर्नर थे, गवर्नर हैं जिनका नाम है इलियास खान, इलियास खान, ठीक है। इनका किला है जिसको हम लोग इकदाला किला कहते हैं, इकदाला किला। तो बात है कि इन्होंने क्या किया अपने आप को, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि फिरोज शाह तुगलक के समय में भी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी बंगाल जो है वो स्वतंत्र हो गया था। तो उस स्वतंत्र बंगाल को ये फिर से मिलाना चाहते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर, इसलिए उन्होंने इलियास खान के ऊपर क्या किया है, आक्रमण किया है। और ये आक्रमण आपका 1353 में होता है। ये आक्रमण कब होता है आपका, 1353 में आपको यहां पर देखने को मिलता है। अब 1353 में जो ये आक्रमण हुआ, इसमें एक बहुत विशाल सेना लेकर के ये बंगाल की ओर कूच करते हैं। बंगाल का जो ये इकदाला का किला है, इस इकदाले के किले को घेर लिया जाता है और काफी भीषण युद्ध होता है। लेकिन इसी युद्ध के दौरान फिरोज शाह तुगलक को कुछ महिलाओं के चीखने की आवाज आती है, उनकी फरियाद की कुछ आवाज आती है कि उन्हें बचाया जाए। तो जब कुछ महिलाओं के कुछ चीख पुकार वगैरह जो है जब उनको सुनाई देती है, तो ये उससे उनका हृदय जो है वो द्रवित होता है और वो युद्ध को विराम देने की घोषणा करते हैं। तो इनका एक सेनापति है, इन्हीं फिरोज शाह तुगलक का एक सेनापति है, सेनापति जिसका नाम है तीतर खान। तीतर खान जो है ये इनका एक सेनापति है। ये सेनापति इनको समझाता है कि आप चलते युद्ध में ये चीज नहीं करनी चाहिए, इससे एक तो अपमान भी होगा, दूसरा ये तो युद्ध में लगा ही रहता है। अगर हम बिना रक्त बहाए और बिना कष्ट देखे किसी युद्ध को जीतेंगे तो वो युद्ध कहाँ ही हमको मिलेगा। तो ये नॉर्मल चीज उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि ये चीज नॉर्मल है, इसको नजरअंदाज किया जाए और हमें, अब हम विजय के काफी करीब हैं, हमें ये युद्ध छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इन्होंने निर्णय लिया कि हमें मारकाट नहीं करनी है, हमें वापस चलना है। तो इस तरीके से जो 1353 वाला जो ये युद्ध है, माफ कीजिएगा, हाँ 1353 वाला जो ये युद्ध है, ये 1353 वाला युद्ध में विजय इनको हासिल नहीं होती है और ये लौट आते हैं, लौट आए। लेकिन कुछ समय पश्चात, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है 1360 तक के आसपास का समय लिखा है, 1360 के आसपास अगर आप देखेंगे तो 1360 के आसपास इन्होंने फिर से आक्रमण किया है। 1360 में लिख दे रहा हूं, 1360 के आसपास इन्होंने तकरीबन 70 लाख जो लोग, 70,000 जो लोग हैं, 70 लाख नहीं सॉरी, 70,000 की जो सेना है वो सेना तैयार करी और फिर से बंगाल पर इन्होंने क्या किया, बंगाल पर आक्रमण किया। फिर से बंगाल पर इन्होंने हमला जो है वो कर दिया और बहुत बड़ा घेराव किया इस बार। और इस बार बड़ा घेराव था, डेफिनेटली इस बार भी उन्हें जीत हासिल हो सकती थी, लेकिन फिर से वही हाल,
फिर से उन्होंने बगैर आक्रमण किए, बगैर बंगाल को जीते वो वापस आ गए, और ये दोनों ही यहां से फिर से इनको वापस आना पड़ा, वापस आ गए, और बगैर युद्ध जीते ही बंगाल का कैंपेन जो है वो समाप्त कर दिया गया। तो जो पहला अभियान आप देखते हैं, बंगाल पर 2 बार अधिकार करने का प्रयास है फिरोज शाह तुगलक का, लेकिन दोनों बार ये जो प्रयास है वो प्रयास क्या हो जा रहा है, वो विफल हो जा रहा है। यानी कि उन्होंने विफल क्या हो जा रहा है, खुद ही आगे कंटिन्यू उसको नहीं कर रहे हैं, तो समाप्त कर दिया जा रहा है। ठीक है, क्लियर यहां तक की बात सबको? तो एक अभियान मैंने आपको बताया बंगाल का। चलिए इसके बाद अब हम इनके दूसरे आक्रमण की तरफ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें फिर से एक इसका डुप्लीकेट पॉइंट तो तैयार करना ही पड़ेगा, और इस क्रम में हम जो बंगाल वाला विजय है उसको हटा देंगे यहां से, और हम आपको यहां पर अब दूसरे विजय अभियान के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये जो दूसरा विजय अभियान है ये कौन सा होगा? सेकंड जो अभियान इनका है वो जाजनगर का है, जाजनगर अभियान। और जाजनगर अभियान जो है वो 1360 में किया गया है। अब देखिए जाजनगर जो एरिया है ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, यहां कहीं आपको जाजनगर देखने को मिलेगा, जाजनगर, ठीक है, यहां कहीं पे आपको जाजनगर देखने को मिलेगा। तो बंगाल के बाद इनकी सेना जो है वो जाजनगर पहुंची, बंगाल के बाद इनकी सेना ये जाजनगर पहुंचे, सेना लेकर, सेना का हमला हुआ। ठीक है, यहां पर जाज राजा जो है वो युद्ध करते हैं, जाज राजा जो है वो युद्ध करते हैं, इन्होंने युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में जाज राजा जो हैं वो पराजित हो जाते हैं। ठीक है, जाज राजा पराजित हुए। जब जाज राजा पराजित हो गए तो इनका जो जाजनगर इलाका है, इस इलाके में पड़ने वाले तमाम सारे जो मंदिर हैं, तमाम सारे जो मंदिर इत्यादि हैं, उन मंदिर को लूटा गया, लूटा गया, मंदिरों को नष्ट किया गया, मूर्तियां जो थीं उसे भी अपमानित किया गया, अपमानित किया, और ढेर सारी संपदा लेकर यहां से ये लौटे, ढेर सारी संपदा जो है वो यहां से लेकर के लौटे। इसमें एक खास मंदिर का नाम आपको ध्यान रखना है, जिस मंदिर को यहां पर नष्ट करने का प्रयास किया गया था वो कोई और मंदिर नहीं था बल्कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर था, जगन्नाथ मंदिर। मैं आप लोगों को याद करा दूं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वार अभी हाल ही में खोले गए हैं। इसको लेकर के मैंने पुरी जगन्नाथ मंदिर के पूरे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में कवर अप किया हुआ है, करंट अफेयर्स बाय विरत दुबे। इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप ढूंढिएगा, उसमें आपको ये खबर मिल जाएगी। जगन्नाथ पुरी धाम जो है उसकी इंपॉर्टेंस, उसके सांस्कृतिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व और उसको कला एवं संस्कृति से जुड़े जितने भी आयाम हैं वो सब मैंने उसमें कवर किए हैं। वही मंदिर जिसको इन्होंने यहाँ पर नष्ट कर दिया था और ढेर सारी संपदा लेकर के ये दिल्ली की ओर जब वापस लौटने लगे तो यहाँ पे एक जगह पड़ती है नागपुर, इस जगह पर एक जगह पड़ती है नागपुर। ये नागपुर से होकर के गुजर रहे थे, नागपुर के जंगल में फंस गए, नागपुर के जंगल जो हैं उन नागपुर के जंगलों में ये फंस गए। काफी समय इनको बिताना पड़ा और बड़ी मुश्किल से ये बाद में दिल्ली की ओर दोबारा से कूच कर पाए। तो ये 2 आपने यहां पर देखा कि विजय आपको यहां पर देखने को, 2 अभियान आपको देखने को मिले, जिसमें से बंगाल के अभियान को वो खुद ही वापस ले आया लेकिन जाजनगर को उसने लूट लिया है। चलिए अब हम आगे के अगले अभियान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए भी हमको एक बार दोबारा से इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी ही पड़ेगी। और देखिए, एक बार मैप बनाने से मेरा काम तो चल जाता है, आपका काम चलता है या नहीं चलता है ये भी आप बताइए मुझे, या आप बार बार मैप बनाते हैं? मेरे ख्याल से आपका भी काम बन जाता होगा, क्योंकि आप लोग भी तो एक बार मैप बना करके सारे लोकेशंस एक जगह लिख सकते हैं, आपको तो बार बार पेजेस चेंज नहीं करने हैं, है ना। खैर, अगला जो युद्ध है, अगला जो आक्रमण है, वो जो मैं आपको बता रहा हूं, जो अगला हमला है, उस हमले की अगर हम बात करें, एक मिनट, उस हमले की अगर हम बात करें तो वो कहां हुआ है, यानी कि तीसरा जो हमला हुआ है वो कहां हुआ है, तीसरे हमले की अगर हम बात करें तो ये आपको नागरकोट में होते हुए देखने को मिलेगा। थर्ड जो है, तीसरा जो है ये नागरकोट में हुआ। नागरकोट पे जो इनका हमला है ये तीसरा हमला है और ये भी 1360 में ही किया गया है। ठीक है, 1360 में ही किया गया है। समथिंग हियर वियर आपको यहाँ पे कहीं पर नागरकोट देखने को मिलेगा, नागरकोट वाला जो इलाका है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी हिंदू शासक हुआ करते थे, हिंदू शासक हुआ करते थे। ये हिंदू शासक इनके इस आक्रमण से पराजित हुए, इनके इस आक्रमण से ये हिंदू शासक क्या हुए, पराजित हो गए। पराजित होने के बाद यहां पर भी एक फेमस मंदिर हुआ करता था, ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी टेम्पल।
और इस ज्वालामुखी मंदिर को इन्होंने क्या किया, सेम उसी तरीके से इसे भी लूटा गया, नष्ट किया गया, और साथ ही साथ इनकी जो मूर्तियां हैं, मूर्तियां जो हैं, इन्हें भी अपमानित किया गया, अपमानित किया गया। तो इस तरीके की चीज आपको यहां पर भी देखने को मिलती है। ये 1360 का आपका नागरकोट का हमला है, इनके पास में नागरकोट का ये एरिया आया। और इसके बाद जो है एक और आक्रमण आपको देखने को मिलेगा, चौथा आक्रमण आपको देखने को मिलेगा, और वो है थाटा पर विजय। थाटा अभियान आप इसको कह सकते हैं, थाटा अभियान। इसको हम लोग क्या कहेंगे, थाटा अभियान कहेंगे। अब देखिए थाटा कहाँ है, उसको अगर हम देखेंगे तो थाटा आपको जो ये जो सिंध प्रोविंस है, ये आपका सिंध प्रोविंस है, इसी सिंध प्रोविंस में आपको यहां कहीं पे जगह देखने को मिलेगी जिसका नाम है थाटा। इसी जगह पर कहीं पर एक जगह मिलेगी थाटा। तो थाटा में जाम शासक हुआ करते थे, जाम शासकों का यहाँ पर अधिकार था। जाम शासकों में एक शासक हैं जिनका नाम है जाम अली, ठीक है, जाम अली और जाम बाबा नीब, ये कुछ प्रमुख लोग थे जिन्होंने इनके साथ युद्ध किया है। इनके साथ मतलब ये फिरोज शाह तुगलक के सैनिकों के साथ युद्ध किया। फिरोज शाह तुगलक इसमें खुद युद्ध करने के लिए गए, काफी लंबा ये युद्ध खिंचा, काफी युद्ध में मारकाट हुई। जाम राजाओं को आसानी से जब ये पराजित नहीं कर पाए और कुछ इन्हें नुकसान उठाना पड़ा, यानी कि जाम शासक जो हैं जब वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर, मतलब एक तरीके से एक समय ऐसा आया कि जाम शासक जो हैं वो एडवांटेज उनको रही। तो इनके एक सेनापति हुआ करते थे जो प्रधानमंत्री भी थे, खान जहान। ये फिरोज शाह तुगलक के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था खान जहां। जहां लिखा रहता है एक ही बात है। तो खान जहां है या खान जहान है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अतिरिक्त सेना भेजी। इन्होंने एक यहां पर क्या की, अतिरिक्त सेना भेजी। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये वाला जो अटैक है, इस अटैक को करने के लिए भाई साहब तकरीबन 90,000 की सेना लेकर के आगे बढ़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको अतिरिक्त सेना की सहायता की आवश्यकता पड़ी, जो इनके प्रधानमंत्री ने भेजी, वजीर ने। बेसिकली वो प्रधानमंत्री की अगर सहायता नहीं मिलती तो ये थाटा का युद्ध जो है वो हार गए होते। हालांकि थाटा पर इन्होंने क्या कर ली है, विजय प्राप्त करी है। थाटा पर इन्होंने क्या करी है, विजय प्राप्त की है। अब आप देखेंगे तो इनका जो इलाका है वो इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इनका बहुत बड़ा सा कोई इलाका नहीं है। अगर हम ओवरऑल इनके इलाके को मैप करने का प्रयास करें तो तकरीबन कुछ इसी तरीके का इतिहास आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि ये जो इलाके हैं यहां पर, ठीक है, यही कुछ इलाके हैं जो इनके पास में आपको आते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक, इलाके, और बीच में से हमको ये नागपुर वाला इलाका हटाना, क्या नाम है, थोड़ा राजपूताना प्रांत जो है बीच से हटाना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम इनके इलाके की बात कर लें या फिर उस लोकेशन की बात कर लें जहां पर इन्होंने शासन किया है, तो वो लोकेशन जो है, वो जो प्रोविंस जो है आपको देखने को मिलेगा, वो प्रोविंस कहीं और नहीं बल्कि यहीं देखने को मिलेगा। ये वाला इलाका जो है, ये मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। ये जो इलाके हैं, ठीक है, यही इलाके हैं जो इनके पास में विजित प्रांतों के तौर पर रहे, ठीक है। मुझे थोड़ा सा और डार्क करना चाहिए था पहले ही, पर कोई बात नहीं। पर आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये वो इलाके हैं, शायद अब आपको आसानी से मेंशन हो गया होगा, राइट, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इसको डार्क कर सकता हूं क्या, शायद अब इतना ही डार्क हो पाएगा, इससे ज्यादा डार्क होना उचित नहीं है। या फिर किसी और डिफरेंट कलर से कर देता हूं, उसमें क्या है, किसी और डिफरेंट कलर से मैं कर देता हूं जिसमें आपको यहां पर डार्कनेस थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाएगी, ठीक। अभी ठीक है, अभी ठीक है। ये वाले जो इलाके हैं जो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी कलर करके दिखा दिए थे पहले भी, पर इसको मैंने थोड़े दूसरे कलर से भी आपको कर दिया। ये इलाके हैं, ये प्रोविंसेस हैं, ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ये इलाके हैं जो इनके राज्य की सीमाओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
ये सब इनकी राज्य की सीमाओं के अंतर्गत आए। ये फिरोज शाह तुगलक का तकरीबन शासन रहा। अब एट द एंड में आपको इसमें एक और बात कंक्लूड कर दूं कि जब आप देखते हैं, जब आप यहां पर ये ध्यान देते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है, उनका जो इलाका है उसमें उन्होंने वृद्धि करने का प्रयास तो किया, लेकिन बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई नहीं, बहुत ज़्यादा वृद्धि आपको होते हुए देखने को नहीं मिलती। लेकिन फिर भी एक नज़र डालें तो आपने पहले बंगाल की कैंपेनिंग करी, ठीक है, पहले बंगाल की कैंपेनिंग करी, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम शासक हैं और आपने यहाँ पर क्या किया कि अपने अभियान जो है 2 बार वापस बुलाए। लेकिन वहीं पर जब जाजनगर पे हमला किया गया तो अब पहले वाले से निष्कर्ष आपका ये देखने को मिलता है कि शायद ये बड़ा लिबरल शासक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में इस तरीके के अभियान को देख करके महसूस होता है कि वो अतिरिक्त रक्तपात या इस तरीके की चीज़ों को नहीं चाहते, वो एक लिबरल शासक के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन फिर वहाँ जब जाजपुर में ये जाते हैं तो जाजपुर में होने वाला जो अटैक है, उस अटैक को लेकर के यहाँ की बातें कुछ गड़बड़ साबित होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ के मंदिरों को फिर उन्होंने लूटा, तो यहाँ से धर्मनिरपेक्ष जो चरित्र है वो नहीं रहा, यानी कि यहाँ से एक सांप्रदायिक चरित्र जो है वो फिरोज शाह तुगलक का देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आप उसी चीज़ का रिपीटिशन करते हुए नजर आते हैं नागरकोट के मामले में। यहाँ पर भी एक हिंदू शासक है जिनको आपने पराजित किया है, और पराजित करके ये आप जो इलाका, इसको, ये नागरकोट वाला इलाका भी हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं, राइट। नागरकोट वाला जो इलाका है ये भी हम इनके अंदर कवर जो है वो कर सकते हैं, इस तरीके से जोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो पूरे इलाके हैं वो मैं आपको यहाँ पर जुड़ते हुए दिखा दे रहा हूँ। तो ये इस तरीके के जो जगहें हैं उन पे उन्होंने अपना पूरा अधिकार रखा है। तो यहाँ से हमको एक धर्मनिरपेक्ष जो राज्य दिखना चाहिए था वो धर्मनिरपेक्ष राज्य दिख नहीं रहा है इस जगह पर। फिर थाटा अभियान में किसी तरीके से वो पराजित हुए हैं, यानी कि एक बहुत अच्छा कुशल नेतृत्व भी होते हुए दिखाई नहीं देता है। तो अगर हम एक सेनापति या शासक के तौर पर, एक कुशल नेतृत्वकर्ता के तौर पर देखें तो बहुत ज़्यादा वो सफल होते हुए नहीं दिखते हैं। धार्मिक निष्पक्षता आपको नहीं देखने को मिलती है। कुछ जगहों पर ज़रूर आपने युद्ध को टाला है, तो उसमें भी कई आयाम हो सकते हैं। तो एक चरित्र क्या है उसका, फिरोज शाह तुगलक का, उसको डेफिनेटली डिफाइन कर पाना ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। बहरहाल हिस्ट्री ऑन मैप में इससे ज़्यादा इनके लिए कुछ है नहीं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री ऑन मैप में हम उन लोकेशंस को क्लियर करते हैं, अपने टॉपिक्स में उन लोकेशंस को क्लियर करते हैं जो मैप पे दर्शाए जा सकते हो। डिटेल्ड हिस्ट्री के लिए दोपहर में मनोज सर जो है एक बैच ले रहे हैं यूट्यूब पर ही 4 साढ़े 4 बजे, आप वो प्रोग्राम भी देख सकते हैं। उसमें विभिन्न आयामों को और दिखाया जाता है, तो दोनों से आपका कंबाइंडली ठीक ठाक तरीके की प्रिपरेशन हो सकती है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। पर दिक्कत यह है कि उसमें हम लोग आपकी कोई सहायता अलग से नहीं कर सकते। बहरहाल फिर मैं आपको जाते जाते याद दिला देना चाहता हूं कि भाई ग्रेट लर्निंग डेज सेल जो है वो शुरू हो चुके हैं, और इस ग्रेट लर्निंग डेज सेल का लाभ भैया जल्दी जल्दी उठा लीजिए सभी लोग, क्योंकि इसका अगर आप लाभ उठा लेंगे तो सीधे 4,000 रुपए का आपको प्रॉफिट होने वाला है। अभी तक ये बैच जो है वो 30,000 रुपए का हुआ करता था, अब ये बैच आपका 25,999 यानी कि 26,000 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। पर करना क्या है इसके लिए, ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है विरद लाइव, या यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये विरद लाइव कोड, ये लगाना पड़ेगा, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। चलिए जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस लेक्चर की अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम virad.dube से मिल सकेगा। आप हमें virad.dube के नाम से टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे खोज सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमसे कोई विशेष बात करनी है, कुछ आपको कोई चीज़ शेयर करनी है, लाइक कि आपकी कैसी प्रिपरेशन हो रही है, या फिर कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं इत्यादि, या इस तरह की कोई भी चीज़, तो मैं या मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, यदि अगर आप अपना कांटेक्ट नंबर हमारे इस ईमेल आईडी पर ड्रॉप कर देंगे तो। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।